रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 3 फेज़ एसी सप्लाई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये 3 फेज़ एसी सप्लाई है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। फिर हमें 3 फेज़ एसी सप्लाई और जो 1 फेज़ एसी सप्लाई है उसका पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 फेज़ एसी सप्लाई है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये जो हमारे पास 3 फेज़ एसी सप्लाई है ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, कारखाने होते हैं, उनमें जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते होते हैं तो उनको रन करवाने के लिए हमें जो सप्लाई चाहिए होती है एसी सप्लाई वो 3 फेज़ एसी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 1 फेज़ हमारे पास एसी सप्लाई होगी तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो पॉसिबल ये नहीं कि रन कर सके। अगर रन होंगी भी तो वो फिर बहुत बड़ा ख़तरा होगा कि वो क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है, पहले तो वो जलेंगी ही नहीं, रन ही नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो 1 फेज़ एसी सप्लाई है इसमें क्या होता है और जो हमारे पास 3 फेज़ एसी सप्लाई इसमें क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये जो एसी जनरेटर है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका काम क्या होता है। तो हमारे पास जो 1 फेज़ एसी सप्लाई होता है उसके अंदर जो 1 फेज़ एसी जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होती है, एक कॉइल होती है। ठीक है, अब वो जो कॉइल होती है उसमें हमारे पास स्लिप रिंग्स के साथ वो जुड़ी हुई होती है। 2 पेयर्स होते हैं यानी कि 2 होती हैं जो स्लिप रिंग्स होती हैं यानी कि पेयर के फॉर्म में होती है हमारे पास। तो वो जो हमारे पास कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होती है जिससे हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो जनरेट होती है उस जो कॉइल है उसके रोटेट होने से। यही तो बात होगी हमारे पास जो 1 फेज़ एसी सप्लाई है उसकी। अब हमारे पास जो 3 फेज़ एसी सप्लाई है उसमें क्या होता है। अच्छा, 3 फेज़ एसी सप्लाई में हमारे पास जो एसी जनरेटर है इसमें 3 कॉइल्स होती हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि एक कॉइल होती है, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉइल्स होती हैं और वो एक दूसरे के साथ 120 के एंगल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो मतलब 3 हो गई ना, 3 कॉइल्स हो गई तो उनका हर एक का अपना पेयर होता है यानी पेयर होता है स्लिप रिंग्स का, यानी कि टोटल 6 स्लिप रिंग्स होंगी हमारे पास 3 फेज़ एसी सप्लाई में। फिर यहाँ पे भी ये वही सेम होगा, उसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें कॉइल रोटेट करेगी और जब वो हमारे पास कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होगा, उससे हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अच्छा, पहले हमने कहा है कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज होती है 1 फेज़ एसी वोल्टेज होती है उसको हम मशीनरी में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मशीनरी होती है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते होते। वो क्यों नहीं कर सकते, देखा जाए अगर जो हमारे पास एसी वोल्टेज प्रोवाइड होती है 1 फेज़ के केस में तो वो हमारे पास यूँ होती है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ ज़ीरो, यहाँ मैक्सिमम, यानी कि एक साइकिल के अंदर 3 बार जो है ना एसी वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो रही है। तो फिर हम कैसे उनको जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली मशीन है उनको तो नहीं इस्तेमाल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उनके लिए तो काफ़ी होती है, रन करवा सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं वो कारखानों में बड़ी जो मशीनरी होती है उनमें इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एक साइकिल के अंदर, ठीक है, 3 बार हमारे पास जो करंट है वो ज़ीरो हो रहा है। तो किस तरीके से वो फिर हमारे पास जो मशीनरी होगी वो रन आउट कर सकेगी। सो इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ में 3 फेज़ एसी सप्लाई इस्तेमाल करते होते हैं। इसमें अब हम इनके डायग्राम्स को देखते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए वो हमने पहले बात की थी जो 1 फेज़ होगा तो उसके केस में हमारे पास जो वेव फॉर्म होगी वो इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कॉइल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फेज़ है यहाँ भी 3 है। फेज़ का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। ये जो है ये 1 है और ये हमारे पास फिर हो गया 3 और ये जो हमारे पास है ये हो गया 2। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ये हमारे पास हो गए। कब, उस केस में जब हमारे पास 3 फेज़ एसी सप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, यहाँ पे 120 और यहाँ पे हमारे पास होता है 240 और यहाँ पे यहाँ पे 270 होता है। तो देखिए यहाँ पे करंट अब 3 फेज़ हैं, तीनों में जो ओवरऑल है कहीं भी ज़ीरो नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर ज़ीरो है लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम है। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे आकर ज़ीरो हो जाता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम हुआ।
सही है। ओवरऑल देखा जाए तो करंट जो है, जो एसी वोल्टेज है हमारे पास कहीं भी ज़ीरो नहीं हो रही। तो इसलिए हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते होते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मशीनरी यूज़ होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। फिर मज़ीद हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से कॉइल्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं, डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास हमने पहले भी बात की थी कि 3 कॉइल्स होती हैं और तीनों कॉइल्स ना एक दूसरे के साथ 120 के एंगल के साथ जुड़ी होती हैं। उनको हमने नाम दिया हुआ है ए, बी और सी का, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है वो तीनों एक साथ जुड़ी होती है। ये जो डी है ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जिसमें ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, जुड़ी हुई हैं। अब देखा जाए और इसमें जो हमारे पास एक कॉइल है वो ग्राउंडेड है, ये वाली, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और जो हमारे पास ये फर्स्ट कॉइल है इनके बी है और जो ये वाली ग्राउंडेड है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास 230 का हो गया। फिर ये जो हमारे पास सी है और ये जो है जिसको ग्राउंड किया था डी, इनके दरमियान भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो भी 230 का डिफरेंस है। और फिर हमारे पास जो कॉइल ए थी और जो हमारे पास ग्राउंडेड है जिसको नाम दिया हुआ है डी का, उनके दरमियान भी डिफरेंस जो है वो हमारे पास 230 का है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारे पास ये थी जो हमारे पास बी है और डी है उनके दरमियान डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास 400 का है। और इस तरीके से जो डी है और ए है इनके दरमियान डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास यहाँ भी 400 का होता है, सही है। लेकिन उनका जो ग्राउंडेड है उसके साथ जो डिफरेंस है वो हमारे पास 230 का है, तीनों कॉइल्स का। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही जो डायग्राम में हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहाँ पे अब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेज इज़ 120। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो हमारे पास 3 वोल्टेज होती है उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 का होता है। फिर वो कहते हैं व्हेन अ वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज़ 0 इट विल हैव अ फेज ऑफ, हमारे पास जो फेज होगा उसका उस टाइम 0 होगा, ठीक है। फिर वो बात करते हैं देन वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग वुड नॉट बी 0 बट इट विल हैव अ फेज ऑफ 120। अब जो हमारे पास जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड पेयर ऑफ स्लिप है उसका जो हमारे पास एंगल होगा वोल्टेज का, उसके अक्रॉस जो एंगल होगा वो होगा 120 ना कि 0। लेकिन फर्स्ट जो पेयर है उसके इसमें हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात कर लें, जो थर्ड पेयर है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है जनरेट होती है उसका हमारे पास फेज़ कितना होता है, उसका फेज़ हमारे पास होता है 240। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं देयर इज़ अ शोन इन फिगर हैव 4 टर्मिनल्स ए बी सी डी। अब वही जो डायग्राम में हम बातें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या थी, वहाँ पे 4 जो है ना हमारे पास टर्मिनल्स थे, ठीक है, जिनको नाम दिया हुआ था हमने ए, बी, सी और डी का। अब जो हमारे पास 3 कॉइल्स थी वो उनका एक कॉमन पॉइंट हमने लिया था जिसको नाम दिया हुआ था हमने जंक्शन का, और वो हमारे पास ग्राउंडेड था, ठीक है। और हमारे पास वो जो था हर जो 3 एंड्स थे कॉइल्स के उनके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, और वो उनको सेपरेट कर रहा था टर्मिनल्स को, ए, बी और सी को मशीन के अंदर। अब जो वोल्टेज थी उनमें यानी कि जो क्रॉस जो लाइन्स हमारे पास बनी थी टर्मिनल ए की, बी की, सी की, और जो हमारा वो वोल्टेज कितनी थी, वो हमारे पास न्यूट्रल लाइन थी, वो क्या थी 230 वोल्टेज थी, हमने पहले भी डिस्कस की है। और जो हमारे पास उनका फेज डिफरेंस था वो क्या था 120 का था। लेकिन वो जो 2 लाइन्स थी आपस में उनका जो डिफरेंस देखा था हमने वो क्या था, हमारे पास 400 वोल्टेज था, ठीक है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। वो कहते हैं द मेन एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सप्लाई इज़ दैट टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अच्छा, पहले जो लोड था वो एक ही पे होता, लेकिन जब हमारे पास 3 फेज सप्लाई हुई तो हमारे पास जो टोटल लोड था वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, सो दैट नन ऑफ द लाइन इज़ ओवरलोडेड। अब इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो ओवरलोडेड हो। इफ़ हैवी लोड कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ एयर कंडीशनर एंड मोटर्स। अब अगर हैवी लोड हो भी जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर जो होते हैं वो अगर हों और मोटर्स आ जाएँ, इससे सप्लाइड पावर फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई।
अब उनके लिए हमारे पास जो सिंगल फेज सप्लाई थी वो इनफ होती थी, ठीक है, जो नॉर्मली थे। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाते तो उनके लिए, जैसे हैवी मशीनरी वगैरह होगी, उनके लिए हम 3 फेज AC सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। वही बात जो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स वोल्टेज इज लाइकली टू ड्रॉप इट फॉल लोड द 3 फेज सप्लाई गिव्स 400 voltage which can be used to operate some special appliances that require 400 voltage फॉर देयर वर्किंग। वही बात हो गई जी, हमारे पास जो ऐसी भी अप्लाइंसेस होती हैं जिनको 400 वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो हमारे पास 3 फेज AC सप्लाई है ये उनको 400 वोल्टेज अप्लाई करती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वर्किंग दे सकती होती हैं। ठीक है, आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।